गया है कि ये एकदम मैंडेटरी है कि हर डीएम या एसपी जो है वो अपने विभाग, अपने क्षेत्र में जो भी इस प्रकार की संस्था या संगठन जो है उस संगठन को ऊपर क्या करे, बैन लगाए, है ना। ठीक है, उसकी जांच करे, बैन लगाए, ऐसा करके जो है आदेश जो है वो दिया गया। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठेगा, क्या उठेगा कि ये टॉपिक जो है हमारे कहां से इंपॉर्टेंट है ना, किस पेपर के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, यहां से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। ये हो सकता है कि आपसे जो है वो प्रश्न जो है वो बन जाए। अब ध्यान रखिएगा, जब हम पीएफआई के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो पीएफआई आपकी किस प्रकार की संस्था है। तो पीएफआई के ऊपर जब केंद्र सरकार ने जांच करना शुरू किया, इसको बैन करने के बाद की, तो कहा कि ये संस्था जो है वो आतंकवाद से या देश के अंदर अपराध से संबंधित जो भी घटना है उसमें संलिप्त है ना। यानी कि आतंकवाद और अपराध का जो एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क के रूप में जो है ये संस्था जो है वो काम कर रही है। तो नेटवर्क के रूप में ये संस्था काम कर रही है। तो थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आपको सिलेबस अच्छे से याद होगा तो ये जीएस पेपर 1 का टॉपिक है या जीएस पेपर 2 का टॉपिक है, जीएस पेपर 3 का टॉपिक है। फटाफट जो है वो कमेंट कीजिए और फटाफट एक बार ग्रुप पे मैसेज कीजिए कि सारे के सारे स्टूडेंट जो है वो लाइव रहे। वैसे आज सप्तमी है तो मुझे लग रहा है कि आज काफी ठीक है। ठीक है ना, एक बार मुझे बता दीजिए कि कौन से पेपर के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है। ए बी सी, अरे माफ कीजिए, एबीसीडी नहीं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 या जीएस पेपर 4। तो इसके बारे में बात करें दोस्तों, तो ये जो टॉपिक है ये आपका क्या है, ये जीएस पेपर 3 से संबंधित टॉपिक है। जीएस पेपर 3 में आप जब ध्यान से देखोगे तो आपको इंटरनल सिक्योरिटी करके जो है एक टॉपिक नजर आएगा, आंतरिक सुरक्षा कर, क्या नाम से, इंटरनल सिक्योरिटी, यानी कि आंतरिक सुरक्षा के नाम से जो है रूबी यास्मीन टिशू, ठीक है ना, आंतरिक सुरक्षा के नाम से जो है एक टॉपिक नजर आएगा। ठीक है ना। अब आंतरिक सुरक्षा के अंदर का ये टॉपिक, अब प्रश्न आपसे प्रीलिम्स के बारे में क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला तो प्रीलिम्स में आपसे प्रश्न जो है वो पूछा ये जा सकता है कि भैया ये संस्था है क्या, पहला चीज। और दूसरा चीज आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, क्योंकि इस संस्था को जिस नियम के द्वारा, जिस अधिनियम के अधीन जो है इसको बैन किया गया, जिस एक्ट के अधीन जो है उसके ऊपर जो है वो आपको बैन लगाया गया, वो क्या है, तो आप जानते हैं यूएपीए। तो भैया यूएपीए क्या है, ये आपसे जो है वो क्या करेगा, एक प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता है, इन दोनों के बारे में आपको जानकारी रखना है। ठीक है ना। इसके बाद मुख्य परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है, तो मुख्य परीक्षा में आपसे प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है, क्या चीज, ये मामला किससे है, तो आतंकवाद से है, यानी कि टेररिज्म से है। और मामला टेररिज्म से है, आतंकवाद से है, और आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार क्या क्या काम कर रही है, इससे जो है वो आपसे प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। तो प्रश्न क्या आएगा, प्रश्न आएगा ये आपका कि आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार के द्वारा किए जा रहे हस्तक्षेप, ये आपसे मेंस में जो है वो प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। यूएपीए क्या है, अभी थोड़ी देर में हम लोग इस पर बात करेंगे दोस्त, है ना, टेंशन मत लीजिए, अभी हम लोग थोड़ी देर पे। और जो भी स्टूडेंट्स पहली बार भी अगर इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और आप लोग भी अपने सारे मित्रों के पास जो है क्लासेस के लिंक को एक बार शेयर कर दीजिएगा कि वो भी जो है उसका लाभ उठाए। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने कि प्रीलिम्स के लिए क्या क्वेश्चन बनेंगे और मेंस के लिए क्या प्रश्न बनेंगे, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, है ना। अच्छा, जिसका भी ज्योग्राफी ऑप्शनल है वो मुझे बता दीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लासेस जो हमें स्टार्ट करनी है ना। ठीक है, तो वो भी मुझे बता दिएगा। सूरज गुड मॉर्निंग। ठीक है ना। तो अब मुद्दा क्या है, तो आप जानते हो दोस्तों कि भारत सरकार ने हाल फिलहाल में जो है वो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत जो है पीएफआई नामक एक संस्था को क्या किया है, और उससे संबंधित जो भी लोग हैं उनके ऊपर जो है वो प्रतिबंध लगा दी।
पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े हुए जो भी संगठन थे जिनका संबंध किससे था, तो जिनका संबंध था आतंक से, आतंकवाद से या आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त संगठन के साथ, तो इनको क्या किया गया है कि आने वाले 5 वर्षों के लिए जो है वो बैन कर दिया गया है। ठीक है ना। अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई है क्या? तो दोस्तों पीएफआई के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये आपको दिया है कि एक्सप्लेन वाई पीएफआई बैंड, है ना, इस पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको उठाया था मुद्दे को, और फिर इसके बाद हम यूएपीए पे आएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये जानना है कि ये है क्या संस्था और इस संस्था के ऊपर क्यों बैन लगाया। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है जो आपके सामने आने वाला है वो है कि पीएफआई है क्या। तो दोस्तों पीएफआई के बारे में अगर हम बात करें तो पीएफआई का जो गठन किया गया था, है ना, इसका गठन जो हमें देखने को मिलेगा, तो गठन कब किया गया था, तो गठन इसका 2007 में किया गया था। कब किया जा रहा है? 2007 में। और 2007 में जो है वो कहां किया गया था, तो दक्षिण भारत में किया गया था। और दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठन जो थे, उन तीनों मुस्लिम संगठनों ने अपने आप को विलय किया और विलय करके जो है एक नया नाम रखा। नया नाम क्या रखा? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। मैंने कहा 3 मुस्लिम संगठन दक्षिण भारत के, तो 3 मुस्लिम संगठन दक्षिण भारत के थे कौन से जिन्होंने अपना विलय किया और एक नए संगठन को 2007 में जो है वो जन्म दिया। तो संगठन थे दोस्तों, केरल में एक संगठन है जिसका नाम, संगठन था 2007 से पहले, है नहीं, संगठन था 2007 से पहले, उस संगठन का नाम क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट। ठीक है ना। इसके अलावा दूसरा जो संगठन था वो कर्नाटक का था जिसका नाम था कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी। और तीसरा जो संगठन था वो था तमिलनाडु का जिसका नाम था मिनिथा निथि पासराय। ठीक है ना। ये 3 संगठन है और तीनों संगठन ने क्या किया, अपने आप को विलय करके एक नया संगठन 2007 में पैदा किया जिसका नाम था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। मैंने था इसलिए बोला क्योंकि इसके ऊपर बैन लग गया। अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी औपचारिक घोषणा होती है 2007, तारीख है 16 फरवरी, यानी कि 16 फरवरी 2007 को जो है एक कॉन्फ्रेंस होता है दोस्तों। और ये कॉन्फ्रेंस कहां होता है? ये कॉन्फ्रेंस होता है बेंगलोर में, और इस कॉन्फ्रेंस का नाम रहता है एम्पावर इंडिया कॉन्फ्रेंस। और एम्पावर इंडिया कॉन्फ्रेंस के तहत जो है वो 16 फरवरी 2007 में पीएफआई जो है वो क्या होता है? धरातल पर उतरता है। धरातल पर उतर रहा है। फिर लेकिन प्रश्न ये उठता है कि केंद्र सरकार ने जो है वो पीएफआई के ऊपर बैन क्यों लगाया? पीएफआई की ऐसी कौन सी गतिविधि थी जिस गतिविधि को लेकर जो है वो केंद्र सरकार जो है, ठीक है ना, उसको केंद्र सरकार जो है उसको लेकर जो है वो सजग हो गई। और केंद्र सरकार उसको लेकर जब सजग हुई तो सीधे उसने क्या किया? प्रश्न किया किसके ऊपर कि पीएफआई क्यों ना बैन कर दिया जाए। तो आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि पीएफआई क्यों बैन कर दिया गया। तो दोस्तों गृह मंत्रालय के पास एक रिपोर्ट गई। क्या रिपोर्ट गई? कि पीएफआई और पीएफआई से जुड़ा हुआ जो भी सहयोगी संगठन है ये सारे के सारे एक गैर कानूनी संगठन है और उसके अंतर्गत कुछ कारण है। कारण है, क्या कारण है? तो ये कहा गया कि पीएफआई और पीएफआई से संबंधित जो भी आपके संगठन हैं जो कि गैर कानूनी रूप में लगे हुए हैं, उन संगठनों के बारे में कौन कौन से संगठन हैं? तो रिहैब इंडिया फाउंडेशन, इसके अलावा कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, इसके अलावा इंडिया इमाम काउंसिल, इसके अलावा नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा नेशनल विमेंस फ्रंट, उसके अलावा जूनियर फ्रंट एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, उसके अलावा रिहैब फाउंडेशन केरला। ये कुछ संगठन थे जो कि पीएफआई के अंदर मिलकर जो है वो क्या कर रहे थे, या उसके साथ मिलकर जो है वो काम कर रहे थे। और इनके कामों के बारे में ये कहा गया कि ये गैर कानूनी। लेकिन फिर भी आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि सर ये तो आपने बता दिया कि पीएफआई है, पीएफआई 2007 में बना, जो 16 फरवरी को बेंगलोर में एम्पावर इंडिया कॉन्फ्रेंस करके एक रैली बनी, सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया कि प्रतिबंध लगाया क्यों गया था। क्योंकि अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं कि कब आप बताएंगे कि प्रतिबंध लगाया क्यों गया। क्योंकि हम तो अगर ऐसा ही करके हम भी कोई संस्था बना लेते हैं, और अगर वो संस्था, मान लीजिए कि हम 4 मुस्लिम दोस्त हैं, हमने कोई संस्था बना दी और आपने क्या कर दिया कि सरकार ने क्या किया, उस पर बैन लगा दिया, तो हमें तो जानना जरूरी है ना कि ऐसा कौन सा काम इस पीएफआई ने कर दिया था जिसके चलते भारत सरकार ने इसके ऊपर बैन लगा दिया। ठीक है ना। तो दोस्तों पीएफआई जो संगठन था, इस संगठन के जो संस्थापक सदस्य थे, वो संस्थापक सदस्य का जो जुड़ाव था वो सिमी के साथ था। सिमी यानी कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया।
और उसके अलावा एक और संगठन है जो कि बांग्लादेश का संगठन है, जिसका नाम है जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश। अब ये दोनों के दोनों संगठन जो हैं वो भारत में प्रतिबंधित संगठन है, क्योंकि सिमी के ऊपर और जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के ऊपर जो है वो भारत सरकार ने आतंकवादी गतिविधि से सम्मिलित होने के कारण जो है वो प्रतिबंध लगा के रखा हुआ। और पीएफआई के ऊपर ये प्रश्न उठ रहे हैं कि पीएफआई जो है वो पर्दे के पीछे से जो है वो इन दोनों संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। और ये जब बात गृह मंत्रालय के पास पहुंची तो गृह मंत्रालय ने जो है उसके ऊपर जांच की और गृह मंत्रालय को कुछ ऐसे तथ्य मिले जिस तथ्य के आधार पर यह कहा गया कि इस संगठन को बंद करना जो है वो जरूरी। लेकिन केवल इसी के आधार पर नहीं, गृह मंत्रालय को कई सबूत ऐसे भी मिले जिससे यह पता चला कि ये पीएफआई जो है वो आईएसआईएस यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जैसे वैश्विक आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर जो है वो भी कार्य कर रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? कार्य कर रहा भी, इसने काम को अंजाम नहीं पहुंचाया है, लेकिन इस पीएफआई के कुछ नेताओं का जो है वो टच है। अब हो सकता है कि इस संगठन में बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हों जो कि किसी सेवा भाव से जुड़े हों और उन्हें खुद ना पता हो कि मेरा संगठन जो है वो किस क्षेत्र में काम कर रहा है। बहुत बार होता है ना कि आप किसी संगठन से जुड़ते हैं और आपको लगता है कि ये संगठन बहुत अच्छे काम के लिए आगे बढ़ रहा है, आप उससे जुड़ गए और बाद में पता चलता है कि अरे ये तो संगठन में ये सब भी काम चल रहा था, है ना। तो जब सरकार को पता चला कि इसके कुछ पीएफआई के जो नेता हैं इनका जुड़ाव सिमी से है, इनका जुड़ाव जो है वो जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश से है, इसका जुड़ाव जो है वो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया से है जैसे ग्रुपों से है, तो उसने क्या किया कि बंद कर दो यार, इसको खत्म करो, इसके ऊपर बैन करो। और बैन करो तो केरल सरकार ने भी कहा कि भाई हमारे यहाँ जिस क्षेत्र में सब जगह पुलिस क्या करे, इसको जांच करे और बैन करे। लेकिन बैन किस आधार पर किया? तो बैन किया गया यूएपीए के आधार पर। तो आपका प्रश्न है कि सर ये यूएपीए क्या है? तो यूएपीए का फुल फॉर्म जो है वो क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के नाम से जो है हम इसको जानते हैं। अब ये है क्या सर? फुल फॉर्म नहीं पूछ रहे हैं, ये बताइए कि है क्या, ये कब लागू हुआ, कैसे काम करता है, क्या काम करता है, इसके बारे में बताइए ना सर। फुल फॉर्म तो हम भी नेट पे सर्च मार लिए हैं कि फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों यूएपीए के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो मूल रूप से जो यूएपीए है ये 1967 में जो है वो लागू किया गया था। कब? 1967 में क्या किया गया था? इसे लागू किया गया। 1967 में लागू किया गया था और 2004 और 2008 में जो है इसको क्या किया गया, जो भारत में आतंकवादी गतिविधियों के प्रकार चेंज हो गए, है ना। तो 2004 और 2008 दो बार जो है इसमें समय के अनुसार जो संशोधन की मांग थी, उस मांग के आधार पर जो है इस आतंकवादी विरोधी कानून में जो है वो क्या किया गया? संशोधन किया गया। ठीक है ना। लेकिन फिर आगे 2019 में जब हम आते हैं तो अगस्त 2019 में जो है इसमें कुछ और भी चेंजेस किए गए। अगस्त 2019 की बात करें दोस्तों, तो अगस्त 2019 में संसद ने कुछ आधारों पर कुछ व्यक्तियों को जो है वो आतंकवादी रूप से नामित करने के लिए जो है वो यूएपीए संशोधन बिल में जो है वो मंजूरी दे दी। यानी कि आतंकवाद से संबंधित किसी भी मामले में कोई भी व्यक्ति संलिप्त है तो उस संलिप्त व्यक्ति के साथ जो है वो किस प्रकार से काम किया जाए, या वो सामान्य कानूनी प्रक्रियाएं जो हैं उस सामान्य कानूनी प्रक्रियाएं से किस प्रकार से अलग रूप से जो है इसको समझा जाए, जिससे कि जो भी वो अपराधी है उस अपराधी के संवैधानिक जो भी उपाय हैं उस उपाय को भी कम कर दिया जाए। संवैधानिक उपाय यानी कि भारतीय संविधान जो नागरिकों को बहुत सारे ऐसे उपाय देता है। उपाय मतलब कैसा उपाय? जैसे कि पुलिस द्वारा पकड़ने पर या गिरफ्तार करने से बचने पर क्या क्या उपाय वो लगा सकता है, कौन कौन से उसके अधिकार हैं, वो अधिकार जैसे ही यूएपीए उसके ऊपर लग जाता है तो वो अधिकार जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसके ऊपर जो है वो काफी सारे काम होना सुनने लगे। तो इसमें कुछ प्रावधान है, इसमें कुछ धाराएं हैं। किसके अंदर? यूएपीए के। तो यूएपीए के कुछ धाराएं हैं दोस्तों जो आपको याद रखना आवश्यक है। जैसे यूएपीए की एक धारा है जिसको हम धारा 7 के नाम से जानते हैं। तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि लॉ का तो मैं स्टूडेंट हूं नहीं, ना ही लॉ का टीचर हूं, ना ही आपको लॉ का एग्जाम देना होगा, है ना। तो लॉ के तो बहुत कुछ जो जानकारी, बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो धारा 7 क्या कहता है? तो यूएपीए की धारा 7 जो है वो क्या कहता है कि कोई भी गैर सरकारी संगठन हो, माफ कीजिएगा, कोई भी गैर कानूनी संगठन हो तो गैर कानूनी संगठन के द्वारा
धन का जो उपयोग किया जा रहा है वो धन का उपयोग जो है उसको क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए। और यूएपीए की धारा 7 जो है वो क्या करती है, पुलिस बल को ये सहायता देती, शक्ति प्रदान करती है कि आप क्या कीजिए, इसमें रोक लगा सकते हैं। अब रोक कैसे लगाएगा, तो कोई भी संगठन जो कि संदेह की दृष्टि से है तो उस संगठन पर क्या किया जाएगा, पहले प्रतिबंध लगाया जाएगा। और प्रतिबंध लगाने के बाद केंद्र सरकार जब ये जांच करके संतुष्ट हो जाएगी कि ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई संगठन जिसके पास अगर जो धन है, प्रतिभूतियां हैं, क्रेडिट हैं, वो आपका कानूनी रूप के या गैर कानूनी कार्यों के लिए जो है या गैर कानूनी उद्देश्यों के लिए यूज किए जा रहा है, तो इसके ऊपर जो है वो रोक लगा सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा एक और धारा है जिसको कि हम कहते हैं धारा 8। अब ये धारा 8 क्या है, तो इसमें जो है वो क्या बात की गई है कि कोई भी, ठीक है ना, स्थान जो है, जिस स्थान को अगर हम बात करें तो ये गैर कानूनी कार्यों के लिए जो है वो अधिसूचित किया गया है या गैर कानूनी कार्यों के लिए इसका जो प्रयोग किया गया है, ठीक है ना, और कोई गैर कानूनी संगठन जो है इस स्थान का प्रयोग कर रही है, जैसे कि मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, कोई घर है, कोई इमारत है जिसका यूज किया जा रहा है, ठीक है ना, या हो सकता है कि कहीं आप टेंट लगाकर भी यूज कर रहे हैं, तो उसको भी क्या किया जाएगा, प्रतिबंधित किया जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा एक और धारा इसके अंदर देखने को मिलेगी, धारा 10। ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, आपने धारा 7 देखा, धारा 8 देखा। धारा 7 में पैसों के ऊपर प्रतिबंध, धारा 8 में इमारत के ऊपर प्रतिबंध हो रहा था। ठीक है ना। अब हम 12 की बात क्या कर रहे हैं, हम यूएपीए की धारा 10 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये धारा 10 क्या कहती है, धारा 10 ये कहती है कि कोई भी संगठन जो कि गैर कानूनी, ठीक है ना, और उस गैर कानूनी संगठन जो कि आतंकवाद से संलिप्त संगठन है, आतंकवाद में जो कृत्य में जो है वो संगठन अपनी भूमिका जो है वो अदा कर रही है, अगर कोई ऐसा संगठन है और उस संगठन का कोई सदस्य उससे सदस्यता लेता है तो वो भी अपराधी। ठीक है ना। यानी कि जो भी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होगा उस प्रतिबंधित संगठन के सदस्यों को भी जो है क्या होगा, सजा होगी। और सजा क्या हो सकती है, 2 साल की कैद हो सकती है, कुछ परिस्थिति में आजीवन हो सकती है, और कुछ परिस्थिति में जो है वो मृत्युदंड की भी सजा मिल सकती है। यानी कि ये उसका पूरा उद्देश्य क्या है, धारा 7, धारा 8 और धारा 10 का इसका पूरा का पूरा उद्देश्य क्या है कि कोई भी व्यक्ति देश विरोधी आतंकवादी घटना में कोई संस्था, कोई स्थान, कोई रुपया लगा हुआ है तो उन सभी को क्या किया जाए, प्रतिबंध कर दिया जाए। लेकिन जब बात यह होगा कि सर इसका तो पुलिस दुरुपयोग भी कर सकती है ना, न्यायिक रूप से इसके ऊपर क्या है, या मतलब यूएपीए के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को पकड़ा जाता है तो वो न्याय के लिए कहां जाएगा। ठीक है ना। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है सर कि किसी को जानबूझ के जो है वो यूएपीए के अधीन जो है फंसा दिया जाए। कई बार पुलिस बदमाशी करने के चक्कर में क्या करेगी, जब पुलिस को कुछ नहीं मिलेगा तो किसी साधारण से व्यक्ति को उठाएगी, किसी आम नागरिक को उठाएगी और कहेगी कि इस आतंकवादी घटना में जो है वो यही संलिप्त था, इसको सीधे जो है वो जेल के अंदर डालो। ऐसा भी तो हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं, बहुत होता है हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन में हम क्या देखते हैं, जब पुलिस को कुछ नहीं मिलता तो किसी आम मुस्लिम को पकड़ के ले जाए और कहेगा यही आतंकवादी है, और जब जांच होता है पता चलता है कि यार ये व्यक्ति को तो आतंकवाद का अ नहीं आता है, और इससे कई सारे निर्दोष बच्चे, निर्दोष युवा जो हैं वो फंसते हैं। होता है नहीं, तो निर्दोषों को भी तो बचाए रखना है ना। तो यूएपीए का न्यायाधिकरण क्या है, तो यूएपीए के न्यायाधिकरण के बारे में बात करें दोस्तों, तो सरकार के द्वारा गठित ये जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तहत जो है वो न्यायाधिकरण का जो है वो प्रावधान किया गया है। ठीक है ना, जिससे कि उसके प्रतिबंध जो है वो लंबे समय तक जो है कानूनी रूप से क्या हो, सुरक्षित। यूएपी की धारा एक और है जिसको कि हम धारा 3 के नाम से जानते हैं, जिसमें किसी संगठन को जो है वो गैर कानूनी घोषित करने का जो है वो आदेश जो है वो दिया जा सकता है। ठीक है ना। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो न्यायाधिकरण के पास शक्ति जो हो सकती है क्या है कि वो क्या कर सकता है कि किसी भी स्थान में शामिल वहां अगर बैठक आयोजित करता है या उन राज्य से संबंधित कोई भी आरोप होता है तो उसमें क्या कर सकता है, विभिन्न राज्यों में उसके लिए सुनवाई का प्रावधान है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको देखने को मिलता है ना। मान लीजिए कोई राज्य जो है, जिस राज्य में लगे कि नहीं ये सही तरीके से नहीं कर रहा तो किसी दूसरे राज्य में जो है अपने केस को ट्रांसफर करा के वहां भी सुनवाई करा सकता है। ठीक है ना। तो ये आपको ये न्यूज देखने को मिला। ठीक है, क्लियर है, बता दीजिएगा एक बार, समझ में आ रहा है।
आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अरे कोई कमेंट कमेंट करो भाई, और एक बार फ्रेंड्स को अपने क्लासेस के लिंक को जो है वो शेयर भी कर दीजिए कि आपके सारे के सारे मित्र जो हैं वो क्लासेस में जुड़ जाएं।